चलिए दोस्तों, आज चैप्टर 7 हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी का। 5 मिनट का समय दीजिएगा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ना अच्छी लगे तब आप स्किप कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। और इसमें एनसीईआरटी से आप देख सकते हैं, ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। आप पॉज करके अपनी स्क्रीन को यहाँ से पढ़ सकते हैं। आइसोथर्म डेविएट करता है दोनों स्टेटमेंट, मतलब पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है आपकी एनसीईआरटी से उठाई गई है। तो अगर इसमें से 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे पक्का आने वाले हैं, 10 से 12 क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप ये मिस करते हैं, एनसीईआरटी मिस करते हैं, तो देखिए आप कहीं पे शॉर्ट नोट पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हूबहू जब लाइन रिपीट हो रही है तो वाई वी शुड नॉट रीड अबाउट द लाइन्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। तो इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि क्या कारण है, क्यों धरती आई, इंटीरियर में क्या है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, वेदरिंग एजेंट क्या है, डिनोडेशन कैसे, इरोजन हो रहा है। तो ये अब लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं और उनके इवोल्यूशन की हम बात करते हैं। तो आफ्टर वेदरिंग, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेदरिंग के बाद, यानी वेदरिंग हो चुकी है, अब हम आगे उसके पढ़ने वाले हैं। तो आफ्टर वेदरिंग प्रोसेस हैव हैड दियर एक्शन ऑन द अर्थ मटेरियल मेकिंग अप द सर्फेसिस ऑफ द अर्थ। तो अब वेदरिंग होगी तो कुछ ना कुछ उसकी फॉर्मेशंस होंगी, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट नज़र में आएगा। तो मेकिंग अप द सरफेस एंड द जियोमॉर्फिक एजेंट्स, जैसे कि रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर एंड जो ग्लेशियर्स होते हैं आपके, परफॉर्म करते हैं इरोजन को। और ये ऑलरेडी नोन टू यू दैट इरोजन कॉजेज चेंजेस इन द सरफेस। और आपको पता है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसे पहाड़ खड़ा हुआ है, अब उस पहाड़ के ऊपर कोई चेंज कैसे आएगा, या तो जाके कोई उसको तोड़ दे, और कोई ऐसा तो है नहीं जो पहाड़ पकड़ के तोड़ देगा। तो धीरे धीरे जब बारिश होगी या रनिंग वाटर होगा, ग्रेविटी ज़्यादा अपना इम्पैक्ट डालेगी, या फिर फ्रीज हो रहा है, क्रैक्स पड़ रहे हैं उसमें, तो रॉक वहाँ से ऊपर से नीचे गिर जाएगी। तो उसमें क्या होगा, इरोजन होगा। और जैसे ही इरोजन होता है वैसे ही उसमें एक प्रोसेस, लैंडस्लाइड वगैरह और कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और एक पूरा मल्टीपल इफेक्ट क्रिएट करता है कभी कभी, जो कि मास मूवमेंट लेके आता है अपने साथ में। सो डिपोजिशन फॉलोज इरोजन एंड बिकॉज ऑफ डिपोजिशन टू चेंजेस ऑकर ऑन द अर्थ। तो डिपोजिशन किसको फॉलो करता है, इरोजन को फॉलो करता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, और आप देखेंगे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है। तो यहाँ पर वैसे ही अगर इरोजन होगा तो डिपोजिशन भी होगा। क्यों, एक जगह से कोई चीज़ जाएगी तो वो एक जगह से हटी तो दूसरे जगह पे कहीं पे जाके वो रुक जाएगी। वैसा तो है नहीं बीच में उसको आग लग गई और वो मैग्मा में घुस गई, मेल्ट कर गई, फिर भी कहीं पे कुछ फॉर्मेशन हुई। यानी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। तो यही होता है, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये चीज़ है। और डिपोजिशन एंड बिकॉज ऑफ डिपोजिशन टू चेंजेस ऑकर। और अगर कहीं पे कुछ आके जम रहा है तो वहाँ कुछ तो लैंडफॉर्म क्रिएट करेगा ना। अब मैं से मान लीजिए आप ऐसे एक हाथ में अपने बालू लेते हैं। अब वो बालू अगर आप ऊपर से ऐसे गिराएंगे नीचे, तो नीचे जाके ऐसे हो सकता है ऐसे डोम जैसा स्ट्रक्चर हो जाए, टिल बन जाए, एक टीला बन जाए। तो वहाँ पे एक टीला जो है वो ऊपर से ऐसे आएगा, नीचे ऐसे कुछ ऐसे पहाड़ी जैसा क्रिएट करेगा, हिल जैसा क्रिएट करेगा। और फिर अगर अपने हाथों में बहुत सारी बॉल्स ले लेंगे, वो बॉल पूरे रूम में बिखरा दीजिए, तो यहाँ से बॉल गई पर कहीं तो जाएंगी वो। और हो सकता है आपका रूम अगर ऐसे स्लैंटेड है थोड़ा, जो कि पानी जाने के लिए बनाया जाता है, तो हो सकती है सारी बॉल इकट्ठा हो जाए एक जगह आके, वो कोने में रुक जाए जिस तरफ से आपका पानी जाता है। तो ये भी हो सकता है। तो एज दिस चैप्टर डील्स विथ लैंडफॉर्म, क्योंकि ये चैप्टर लैंडफॉर्म के साथ डील करता है और उनके एवोल्यूशन के साथ डील करता है। फर्स्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन व्हाट इज लैंडफॉर्म। तो हम पहले सबसे क्वेश्चन हमारे क्या आता है कि लैंडफॉर्म होता क्या है। तो अगर हम सिंपल साफ शब्दों में बात करते हैं तो स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। यानी लैंडफॉर्म किसे कहते हैं, स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स, यानी छोटे और मीडियम जो ट्रैक्ट होते हैं। ट्रैक्ट मतलब हो गया जैसे इतना छोटा सा कोई ट्रैक्ट हो गया, और या फिर बहुत बड़ा पार्सल हो गया। पार्सल का मतलब होता है, आपने देखा होगा पार्सल मंगाते हैं डिब्बे में आता है, तो वो डिब्बा एक तरीके से एक शेप में होता है, एक साइज में होता है। तो वैसे ही ऐसे एक बड़ा डिब्बा आप सोच लीजिए किसी लैंड पर, और वो बहुत बड़े एरिया में है, बहुत बड़ा सा डिब्बा है, तो उसके आसपास जो जो लैंड फॉर्म होंगी वो हमारी एक लैंड फॉर्म बन जाती हैं। तो यही चीज़ ये एक्सप्लेन कर रहा है, और ज़्यादा कुछ बड़ी बात
नहीं है। क्या है ये? स्मॉल टू मीडियम यानी छोटे होंगे, और स्मॉल टू मीडियम यानी छोटे से बड़े होंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? लैंडफॉर्म कहेंगे। अब पूरा अगर अब बहुत बड़े दूर रीजन में देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? मान लीजिए इतने छोटे छोटे हैं, एक छोटी सी पहाड़ी हो गई, और फिर यहीं पे देखिए उसी के पास एक छोटी सी झील भी है, और उस झील के बगल में जाएंगे तो एक छोटा सा प्लेट्यू भी आ गया, उस प्लेट्यू के थोड़ा और आगे जाएंगे तो थोड़ा प्लेन एरिया भी मिल गया है, वैली भी मिल गई है। तो इन सबको मिला करके, अब इसमें हिल है, हिल तो अलग होती है, और झील है तो झील अलग होती है, वो लैंडफॉर्म अलग है, डिफरेंट तरीके से बनी हुई है। कोई इरोजन से बन रहा है, कोई डिपोजिशन से बन रहा है, कहीं दूसरी प्रोसेस चल रही है, कोई डिन्यूड होकर प्लेट्यू बन गया है, पहले वहाँ पे हिल रहा होगा लेकिन इतना एक्सेसिव इरोजन हो गया तो वहाँ पे अब प्लेट्यू बन गया। और कोई जो झील बनी है, हो सकता है प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं शिफ्ट करी हों, वहाँ पे कोई एक्टिविटी हुई हो, या बहुत बड़ा कोई पत्थर आया, बहुत बड़ा कोई क्रेटर आया होगा, आसमान से मीटियोर वगैरह आए होंगे, वहाँ पे गिरे हैं, तब वो डिप्रेशन बन गया, वो गड्ढा बन गया। तो कई सारे उसमें कारण होंगे, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनको क्या कहेंगे? तो हर एक एक छोटा छोटा वो अपना झील है, वो अलग लैंडफॉर्म है, आपका हिल अलग है, प्लेट्यू अलग लैंडफॉर्म है, लेकिन ये सारे एक जगह पर मिला करके क्या बनाएंगे? लैंडस्केप बनाएंगे। यानी उस लैंड का स्केप कैसा है, अगर आपको देखने में लग रहा है तो अब आपकी आंखों से अगर दूर से देखेंगे उसको क्या लगेगा? ये तो लगेगा नहीं कि भाई ये झील है तो झील ही झील दिख रही है ना। वहाँ पे अगर आपको प्लेट्यू दिखेगा तो चारों तरफ देखेंगे प्लेट्यू ही दिख रहा है, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, थोड़ा प्लेट्यू भी है, यहाँ पे झील भी है। नैनीताल चले जाइए आप, जैसे कि थोड़ा प्लेन एरिया भी हो गया, आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको हिल्स भी देखने को मिल जाएंगी, फिर नैनीताल झील भी मिल जाएगी, और वहाँ पे सब जो है अपना होटल वेटल बना दिए हैं तो थोड़ा प्लेन एरिया भी दिख जाएगा, रोड भी दिख जाएगी। तो वो सब मिल करके क्या बनाते हैं? एक पूरा लैंडस्केप बनाते हैं, वो आगे आप पढ़ने वाले हैं। तो इफ लैंडफॉर्म इज स्मॉल टू मीडियम साइज्ड पार्ट ऑफ द सरफेस व्हाट इज द लैंडस्केप, तो वही पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे ये स्मॉल से मीडियम साइज के हैं तो बड़ी साइज वाले को क्या कहेंगे? तो लैंडस्केप किसको कहेंगे? भैया बड़ी साइज वाले को कहेंगे, जिसमें ज़्यादा ये लैंडफॉर्म, बहुत एक दो तीन लैंडफॉर्म आ गए हैं, कहीं पे झील भी है और उसी के पास प्लेट्यू भी है, उसी के पास थोड़ा प्लेन भी है, थोड़ी वैली एरिया भी है। क्योंकि आप देखेंगे अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में चले जाएंगे तो अभी आप लोगों ने बहुत सुना होगा हिल्स के बारे में, मणिपुर के बारे में। मणिपुर में क्या है कि चारों तरफ से हिल्स है लेकिन बीच में प्लेन एरिया है। अब वहाँ पे वो जो प्लेन एरिया हमें देखने को मिलती है, क्या वो लैंडफॉर्म नहीं है? वो भी एक लैंडफॉर्म है, वो प्लेन लैंडफॉर्म है, और उसी के साथ उसके आसपास जो हमें देखने को मिलेंगे हिल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ का लैंडफॉर्म कौन सा है, क्या क्या है, तो आप एक एक बताएंगे, लेकिन मैं कहूँ कि चारों तरफ देखो क्या नज़र आ रहा है, तो बोलोगे बहुत अच्छा लैंडस्केप नज़र आ रहा है। ठीक है। सेवरल रिलेटेड लैंडफॉर्म टुगेदर मेकअप लैंडस्केप, यानी कुछ अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो लैंडस्केप बनाते हैं। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द सरफेस, इसको हम लार्ज ट्रैक्ट कह देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके घर में इतनी छोटी 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 10 चीज़ें रखी हैं, तो और उसके बाद और देखेंगे तो आप उठाते उसमें से एक हैं तो एक ही हुई, और 10 चीज़ें रखी हैं तो 10 चीज़ें हैं, वो ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करेगा, और जो एक उठाएंगे, दो उठाएंगे, वो एक जैसी ही होंगी, एक ही होंगी वो। तो लार्ज ट्रैक्ट हो गया। फिर अर्थ लैंडफॉर्म हैज इट्स ओन फिजिकल शेप, अर्थ के जो लैंडफॉर्म होते हैं उनका अपना एक फिजिकल शेप होता है, साइज होता है, मटेरियल होता है, एंड इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट। और ये किसका रिजल्ट होता है? कुछ जियोमॉर्फिक एजेंट्स का रिजल्ट होता है, या फिर ये किसका रिजल्ट होता है? एजेंट्स का। कुछ एजेंट्स आपके हुए जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा। अब बात आगे बढ़ती है कि एक्शन ऑफ द मोस्ट जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स आर स्लो, और ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, पहले भी हमने पढ़ चुके हैं ये बारे में। एंड हेंस द रिजल्ट्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू टेक शेप। अब ऐसा तो नहीं होता कि आप अगर सोचिए कि आप यहाँ से कहीं पहाड़ों पे घूमने गए हैं, या फिर आप अपने गांव में गए हैं, या फिर आप दिल्ली से थोड़ा बाहर निकलते हैं, ये जो वेस्टर्न घाट वाले आपके हिल्स हैं थोड़ा उनके पास चले जाते हैं, ज़्यादा दूर पर है नहीं, 80-90 किलोमीटर है, या फिर आप मुंबई से निकले पुणे साइड जा रहे हैं, वहीं पर आपको वेस्टर्न घाट मिल जाएंगे, हिल्स देखने को मिलेंगे। या फिर साउथ में रहते हैं तो साउथ में आप देखिए अनामलाई हिल है, ईस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स आपको मिल जाएंगे। आप फिर अगर बीच में रहते हैं अरावली हिल्स मिलते हैं, मध्य प्रदेश में पठार मिल जाएंगे। अब ऐसा होता नहीं है कि आप ऐसे घर से आज बाहर निकले और फिर अब चले गए कहीं और शहर भर में, मामा के यहाँ चले गए, 2-3 महीना मौज करी, बढ़िया घूम टहल के आए, कमा धमा के आए। अगर गुजरात, मुंबई और कहीं और निकल गए आप तो
उसके बाद आप पहुंच के ऐसा तो नहीं देखते हैं अरे यार ये पहाड़ियाँ जो इतनी ऊपर थी आज वो तो इतनी छोटी हो गई है। ऐसा कभी देखें आप कि अगर कहीं जा रहे हैं और देखेंगे कि अरे यार यहाँ तो बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था 2 महीने पहले, आज तो यहाँ पे ये तो बंजर हो गया, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है बहुत स्लो होती है। हाँ, अब ऐसी बहुत सी जगह हैं आपकी वेस्टर्न घाट्स में जहाँ पे अरावली हिल्स के पास में उनका इतना खतरनाक डिनडेशन चल रहा है, रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन ऐसी चल रही है कि आज आप जाएंगे एक छोटी सी आपको पहाड़ी हिल दिखेगी, लेकिन उसके 6-7 महीने बाद जाएंगे तो जेसीबी बुलडोजर लगा करके सारे उसके लाइम स्टोन, उससे जो स्टोन्स वगैरह निकल रहे हैं, जो रिसोर्सेज निकल रहे हैं उनको ले लिया जा रहा है। और उसी के साथ उसमें क्या हो रहा है कि वहाँ पर चीज़ें अब आपको फिर नहीं मिलेंगी, वो संतल सा नज़र आएगा। तो ये किसकी वजह से, कौन से एजेंट की वजह से हुआ? सबसे बड़े एजेंट हम ही हैं, हम ही जो इंसान हैं हम, तो यही एजेंट हैं। अगर ये एजेंट जाके कोई भी एजेंट काम कर दे तो सबसे बर्बाद एजेंट हम ही हैं, ये समझ लो। तो फिर भी तो जो धरती वाले एजेंट होते हैं धीरे काम करते हैं, हम सबसे ज़्यादा खतरनाक एजेंट हैं। यानी होते हैं ना खून चूसने वाले, वही हम धरती का खून चूस रहे हैं धीरे धीरे से। फिर हेंस द रिजल्ट टेक अ लॉन्ग टाइम टू टेक शेप, और इस वजह से जो रिजल्ट भी होता है वो लॉन्ग टाइम होता है, धीरे धीरे होता है। एवरी लैंडफॉर्म हैज़ अ बिगनिंग, लेकिन हर लैंडफॉर्म की कोई ना कोई तो शुरुआत होती है। अब आज ऐसे कोई हिल है, पर वो कैसे हुई? अब वो बनी होगी, कहीं पे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी, कहीं पे फोल्ड माउंटेन है, कहीं पे यंग फोल्ड माउंटेन है ना, कहीं पे डिनडेटेड अरावलीज हैं, मैच्योर फेज में वो पहुंच गया है, ओल्ड माउंटेन्स हैं। फिर एवरी लैंडफॉर्म हैज़ अ बिगनिंग, लैंडफॉर्म वंस फॉर्म्ड में चेंज दियर शेप, साइज एंड नेचर। तो अगर एक बार कोई लैंडफॉर्म है बन गया है तो वो ऐसा नहीं है कि बन गया तो ब्रह्मा जी की लकीर हो गई कि अब भैया यहाँ से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट वो नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अपनी शेप में, साइज में, नेचर में धीरे धीरे या थोड़ी तेज़ तरीके से कॉन्टीन्यूड जियोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से और एजेंट की वजह से वो चेंज होता रहेगा ड्यू टू चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन। और अगर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है एंड वर्टिकल और हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ लैंड मासेस, और या फिर वर्टिकल या फिर हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, वर्टिकल हॉरिजेंटल ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई हैं। आइदर द इंटेंसिटी ऑफ प्रोसेस, या फिर जो प्रोसेस की इंटेंसिटी है बढ़ गई। अब कहीं पे बारिश हो रही थी, रोज़ हर साल जो है इतनी बारिश हो रही थी, ऐसे मुट्ठी भर बारिश हो रही थी, तो वहाँ के जो लैंडफॉर्म थे, लैंड तो वो कहते हैं लैंडस्केप थे, वो कहते थे इतनी बारिश में मेरा कुछ नहीं होगा। और अगले साल ऐसे झुआ भर बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो वहाँ पे क्या होगा, इरोजन तेज हो जाएगी, डिनडेशन तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लोग यूज टू थे, छोटी छोटी बारिश होती थी तो कम नज़र आता था, और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। अब समझ में आया कि क्या बात है भैया, इंटेंसिटी बढ़ गई क्योंकि प्रोसेस यहाँ पर तेज हो गई। और द प्रोसेस देमसेल्फ माइट चेंज लीडिंग टू न्यू मॉडिफिकेशन, और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोसेस 2-4 प्रोसेस हो जाएं। आज जो है यहाँ पे सिर्फ बारिश हो रही है, हो सकता है बारिश के साथ आंधी भी आ जाए, आंधी के साथ तूफान भी आ जाए, और फिर अरबियन सी वगैरह के पास हैं तो वहाँ पे साइक्लोन भी आ जाएगा। अब साइक्लोन ऐसा आया कि दो चार पत्थर इधर उधर से उसने तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद वो पत्थर ऐसे ऐसे आए, वो और पत्थर को तोड़े और यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई, बहुत दिक्कत हो सकती है, तूफान आ सकता है। एवोल्यूशन हियर इम्प्लाइज स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और जो यहाँ पे एवोल्यूशन है वो इम्प्लाई करता है ट्रांसफॉर्मेशन को ऑफ आइदर अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस फ्रॉम वन लैंडफॉर्म, तो एक पार्ट से किसी लैंडफॉर्म के, वन लैंडफॉर्म इनटू अनदर, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल लैंडफॉर्म, या फिर दूसरे में जाता है या फिर दूसरे को जाके ट्रांसफॉर्म करेगा। अब मान लीजिए ये प्लेन है और ये हिल है, ये आपका प्लेन है और ये हिल है। अब यहाँ हिल से कोई पत्थर यहाँ पे आएगा तो ये आएगा यहाँ से हिल में ट्रांसफॉर्मेशन करेगा ना कुछ, तो यहाँ पे आकर डिपोजिशन करेगा, तो डिपोजिशन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं और यहाँ भी चेंजेस आ रही हैं। तो ना केवल ये खुद को इम्पैक्ट कर रहा है, अपनी शेप, साइज और अपना आकार प्रकार चेंज कर रहा है, बल्कि ये आकर के नीचे भी इम्पैक्ट डाल रहा है। तो वही चीज़ कह रहा है, आफ्टर दे आर वंस फॉर्म्ड, दैट मीन्स ईच एंड एवरी लैंडफॉर्म हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंजेस थ्रू टाइम। तो इसका ये मतलब है कि एक दूसरे, मतलब हर लैंडफॉर्म के पास अपनी एक हिस्ट्री होती है, और जब उनकी हिस्ट्री है तो उनकी हिस्ट्री में आप ये भी पाएंगे कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ऐसे ही जुड़े उड़े हुए हैं, हमें बस सारे मिल करके पागल बना रहे हैं। दैट मीन्स ईच, उसमें हो सकता है बहुत ज्योग्राफी वाले फ्रेंड हो जाएंगे, यार ये पागल बना रहे हैं क्या होता है,
क्योंकि पागल इन द सेंस कि ये सारी जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसको आप ऐसे मत सोचिएगा कहीं हाँ ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अलग अलग इसको पढ़ने जाओगे तो पढ़ने के हिसाब से पढ़िए कि हाँ ये प्रोसेस भी होती है, ये प्रोसेस भी होती है, वो प्रोसेस भी होती है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि यही प्रोसेस है तो इसी को अप्लाई कर दूंगा काम हो जाएगा ना। ये अलग अलग नहीं है, ये सारे मिल करके एक ऐसी पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बनाते हैं। तो अलग अलग पढ़ोगे, अलग अलग समझने की कोशिश करोगे तो पागल बन जाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि सारे मिलके पागल बनाएंगे। अलग अलग देखोगे तो सब मिलके आपको पागल बनाएंगे, सबको जोड़ के पढ़ोगे तब आपको ये क्या बना देंगे, शहंशाह बना देंगे ज्योग्राफी का। That means each and every landform has a history and a landmass passes through stages of development somewhat comparable to stages of life। तो यहाँ पे हमारा डेविस का मॉडल आता है। डेविस जी ने क्या कहा था कि यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं, यूथ, मैच्योर और ओल्ड। और ये तीनों फेजेस जो होते हैं इसमें एक यूथ होता है, सबसे पहले वो बनता है। फॉर एग्जाम्पल अब आपका जो हिमालय है, अब हिमालय ऐसे आई इंडो यूरेशियन प्लेट्स आके टकरा गई और फिर ऐसे हिमालय हमारा फॉर्मेशन हो गया। तो क्या हो गया, ये यूथ माउंटेन है, ये अभी अभी बना हुआ है, इसकी जवानी चल रही है। फिर धीरे 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 अगर मान लीजिए ये टेक्टोनिक एक्टिविटी शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये हमेशा तो ऐसे बनता ही रहेगा, ऊपर जाता ही रहेगा। तो अभी ये यंग ही बना है, लेकिन कुछ ऐसा टाइम आए मे बी इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाए, और ग्रोथ रुक जाए या फिर इसकी जो ग्रोथ है उसका रेट कम हो जाए और इसकी इरोजन का रेट जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर हर साल बढ़ रहा है और 10 सेंटीमीटर हर साल कम हो रहा है तो ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। और इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा अरावली हिल्स है। एक टाइम था अरावली हिल्स बहुत बड़ा हुआ करता था, 5-6 हज़ार मीटर तक की उसकी हाइट हुआ करती थी, यानी आपके क्लोज टू क्लोज हिमालय के बराबर। लेकिन अब अगर देखेंगे तो मुश्किल से 3000-4000 ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। और बहुत बहुत जगह में तो बहुत सारी जो प्लेट्यूज हैं वो नीचे हो गई हैं, वो जो हिल्स हैं एकदम नीचे हो गई हैं, वो पठार बन गई हैं, प्लेट्यू बन गई हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले में जैसे यूथ स्टेज आपका ये हो गया हिमालय, फिर मैच्योर स्टेज में आता है, क्योंकि वहाँ पे छोटे 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 और होते हैं, डिनडेट होते हैं, इरोजन होते हैं लाखों सालों के बाद, और फिर वो मैच्योर स्टेज मतलब बीच में आ जाते हैं। फिर ओल्ड स्टेज आ जाती है, जैसे अरावली हिल्स हो गई, फिर ये एकदम फ्लैट होना शुरू होते हैं। फिर ओल्ड स्टेज के बाद ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो वही ये कह रहा है कि एक बार बनते हैं, फिर अपने मीडियम फेज में आते हैं, फिर ओल्ड हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। व्हाट आर द 2 मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, तो ये पूछ रहा है। अब रनिंग वाटर क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि रनिंग वाटर एक बहुत अच्छा एजेंट है, लेकिन रनिंग वाटर कुछ लैंडफॉर्म्स को भी क्रिएट करता है। इन ह्यूमिड रीजन में देखेंगे विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल, यानी जहाँ पर अच्छी खासी रेनफॉल होती है। रनिंग वाटर इज कंसीडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द जियोमॉर्फिक एजेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड सरफेस। यानी ये कह रहा है कि रनिंग वाटर कंसीडर किया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट, क्योंकि क्या करता है ये, इन ब्रिंगिंग अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड, और ये क्या करता है, लैंड की डिग्रेडेशन करता है। तो ऐसे ऐसे अगर आप हर लाइन समझ के एक एक वर्ड पढ़ेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और समझने में भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब दोबारा आप ज्योग्राफी उठाएंगे तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले ही पढ़ ले जाएंगे। और देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ रनिंग वाटर, यहाँ पे 2 कंपोनेंट होते हैं क्या, वन इज ओवरलैंड फ्लो ऑन द जर्नल लैंड सरफेस, यानी लैंड के ऊपर ओवरलैंड, लैंड के ऊपर फ्लो हो रहा है जर्नल लैंड सरफेस पर। एंड अनदर इज लीनियर फ्लो, एक होता है उसका लीनियर फ्लो हो रहा है, कैसे, एज स्ट्रीम्स एंड रिवर वैलीज। अब रिवर वैली देखे हैं, स्ट्रीम देखे हैं, जलधारा देखे हैं, तो अब बताइए कि दोनों में से पावरफुल कौन होगा, कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने इतनी चीज़ें आपको ग्रेडियंट वगैरह सब समझा दी हैं, उसके बाद स्लो समझाए हैं, तो आप बता ही सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर आर एसोसिएटेड विद विगोरस एंड यूथफुल रिवर्स। तो जो ज़्यादा इरोजनल लैंडफॉर्म हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो कि रनिंग वाटर से बनाए गए हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड विद विगोरस एंड यूथफुल रिवर्स, यानी ऐसी नदियों से जुड़े हुए हैं जो कि विगोरस हैं, यानी उनमें ताकत ज़्यादा है, वो थोड़ा
जो है किस लेवल की हैं, गर्म मिजाज की हैं, पावरफुल हैं और यूथफुल हैं, अभी यंग यंग हैं, तो जोश उनमें ज़्यादा है। फ्लोइंग ओवर स्टीप ग्रेडियंट, और जो कि एक स्टीप ग्रेडियंट से। अब जोश पानी में कब आएगा, जब पानी तेज़ी से जाएगा, और पानी तेज़ी से जब कब जाएगा, जब उसको ज़्यादा ढलान मिलेगी। ज़्यादा ढलान कब उसको मिलेगी, जब स्लोप हाई होगा, और स्लोप हाई कब होगा, जब वो किसी हिल से आएगी। अब ज़मीन में स्लोप, तो आप ऐसे ज़मीन उठा के टेढ़ी करके ऐसे स्लोप तो कर नहीं सकते कि ज़मीन ऐसी है ऐसी कर दी हमने पकड़ के, अगर वैसी किसी दिन कर दोगे फिर ये हो जाएगा, समुद्र में सब आ जाएगा। पता चले ऐसे बता दिया, अब अपने दिल पे ले लिया और आपने गए और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना दी, अर्थ को ऐसी टेढ़ी कर दी, तो अब ये समझ लीजिए कि समुद्र में सब चौपट कर देगा। ऐसा मत कर देना यार, गलती से निकल गए मेरे मुंह से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म मेड बाय रनिंग वाटर आर एसोसिएट विद द, फिर ये हो गया ग्रेडियंट। विद टाइम स्ट्रीम्स चैनल्स ओवर स्टीप ग्रेडियंट टर्न जेंटलर, और समय के साथ साथ जो स्ट्रीम के चैनल्स हैं ओवर स्टीप ग्रेडियंट टर्न जेंटल ड्यू टू कंटिन्यूड इरोजन, और वो धीरे धीरे अब क्या करेंगे, अब ऐसे ऊपर से आ रहे हैं तो अब ये इसको भी काटना शुरू करेंगे। बोल रहे हैं तू मुझको तेज चला रहा है ना, अब मैं तुझको भी काटूंगी, तो धीरे धीरे ये स्टीप ग्रेडियंट जो है वो जेंटल होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूड इरोजन प्रोसेस हो रही है। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस लूज दियर वेलोसिटी, और उनकी वेलोसिटी लूज होने लगेगी, और यहाँ पे एक्टिव डिपोजिशन नीचे होने लगेगा। अब या तो फिर ये जो है यही कट जाए, और या तो फिर ये धीरे 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 ऐसे आके यहाँ पे स्लोप हो जाए, तो वहाँ भी आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। यानी किसी भी तरीके से इरोजन हो, डिपोजिशन हो, या फिर स्टीप ग्रेडियंट कम हो जाए बस, तो उसकी वेलोसिटी रुक जाएगी। देयर में भी डिपोजिशनल फॉर्म्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर स्टीप स्लोप्स, तो यहाँ पे डिपोजिशनल फॉर्म भी हो सकते हैं जो कि किससे एसोसिएटेड हैं, स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर स्टीप स्लोप्स, यानी ऐसी स्ट्रीम जो कि कहाँ फ्लो कर रही हैं, स्टीप स्लोप्स पर फ्लो कर रही हैं। बट दीज फिनोमिना विल on a small scale compared to those associated with the river flowing over medium to gentle slope, लेकिन ये जो फिनोमिना है विल बी ऑन स्मॉल स्केल, ये छोटे स्केल में होगी कंपेयर टू दोज, किसके कंपैरिजन में, दोज एसोसिएटेड विद द फ्लोइंग ओवर मीडियम टू जेंटल स्लोप, ऐसी जगह पे जहाँ पे मीडियम और जेंटलर स्लोप है। क्यों, क्योंकि जो जेंटल स्लोप होता है रिवर का, चैनल इन ग्रेडियंट और स्लोप द ग्रेटर इज द डिपोजिशन, क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा होने वाला है। अब ऐसी कोई ये स्ट्रीम है तो आपने देखा होगा जहाँ से गंगोत्री है, जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, यमुना जी निकलती हैं, या कोई और नदी हिमालयन रीजन से निकल रही है, वहाँ उसकी जो धारा होती है वो बहुत पतली होती है। और यहीं आप हमारे प्रयागराज में पहुँच जाइए, वहाँ देखिएगा तो आप ऐसे खड़े होकर देखेंगे, अरे भैया उतनी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर हो गई। प्लेन्स में आएंगी तो उनका जो कोर्स है वो चौड़ा होता जाता है। क्यों, क्योंकि अब उनको ग्रेडियंट देखना है, उनकी स्पीड स्लो हो गई है, और प्लेन्स में ग्रेडियंट थोड़ा कम होता है, तो फिर उनको मिएंडरिंग ऐसे चलती रहती हैं, मिएंडर करके जाएंगी, और मिएंडरिंग में फिर वो अपना पाथ भी चेंज करती रहती हैं। वो आगे पढ़ेंगे कैसे करती हैं पाथ चेंज, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ओके, ठीक है। द जेंटलर द रिवर चैनल ग्रेडियंट इन द स्लोप, द जेंटलर द रिवर चैनल इन ग्रेडियंट और स्लोप, तो जितना जेंटल होगा ग्रेडियंट और स्लोप उतना जो ग्रेटर डिपोजिशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। व्हेन स्ट्रीम्स बेड टर्न जेंटल ड्यू टू कॉन्टिन्यूज इरोजन, और जब स्ट्रीम बेड्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूड इरोजन के कारण जेंटल हो जाएंगे तो डाउनवर्ड कटिंग बिकम लेस डोमिनेंट, तो नीचे जो डाउनवर्ड कटिंग है वो डोमिनेंट कम होगी। एंड लेटरल इरोजन ऑफ द बैंक इंक्रीजेस, और अब पहले ऐसे आ रहा था तो नीचे अपने नीचे पूरा ऐसे मार रहा था, इरोजन कर रहा था, क्योंकि ऐसे नीचे गिर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऐसे ऐसे फ्रिक्शन लग रही है। लेकिन फिर जब वो ऐसे हो गया तो अब ऐसे ज़मीन पे तो उसको कोई नहीं, अब ज़मीन फाड़ के नीचे थोड़ी जाएगा, थोड़ा बहुत इरोजन होता ही है, लेकिन अब वो इधर करेगा। कौन सा इरोजन डोमिनेंट इसमें हो जाएगा, जैसे ये ऐसे नदी जा रही है, अब यहाँ पर लेटरल इरोजन होने लगेगा, साइड में इरोजन करने की कोशिश करेगा, अपने साइड में जो बैंक्स हैं उन बैंक्स की विड्थ को इंक्रीज करने का काम करेगा। ठीक, तो ये कह रहा है इरोजन ऑफ बैंक इंक्रीजेस एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिल्स एंड वैलीज आर रिड्यूस टू प्लेन, और हिल्स और वैलीज भी यहाँ पे कम हो गई हैं, ग्रेडियंट भी कम हो गया है, तो पतले रास्ते से वो बड़े रास्ते में जाएगा। और बैंक्स आपको पता ही हैं कि हिल्स और वैली थोड़ा कुछ भी हो वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, रेजिस्टिव होती हैं, रॉक्स उसमें होते हैं, और कहाँ मिट्टी कहाँ रॉक्स, तो ऐसे फैलती चली जाएगी। फिर इसमें और क्या होता है, इज कंप्लीट रिडक्शन ऑफ रिलीफ ऑफ अ हाई लैंड मास पॉसिबल, तो क्या है कंप्लीट रिडक्शन पॉसिबल है किसी रिलीफ का, किसी हाई लैंड मास का। आप सोचिए, ओवरलैंड फ्लो कॉजेज शीट इरोजन, और ओवरलैंड फ्लो जो होता है वो शीट इरोजन करेगा डिपेंडिंग अपॉन इरेगुलरिटीज ऑफ लैंड। शीट इरोजन क्या होता है,
अब जैसे एक शीट के ऊपर ऐसे 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 रिवर जा रही है, अब नीचे ये शीट है, अब हो सकता है कि ये पूरा ऐसे शीट ही इरोड कर जाए, ये इतनी पूरी शीट ही अपने साथ ऐसे बहा के लेके चली जाए, हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये किस पे डिपेंड करेगा कि इरेगुलरिटी ऑफ लैंड क्या है, लैंड सरफेस। द ओवरलैंड फ्लो में कंसंट्रेट इनटू नैरो टू वाइड पाथ, तो यहाँ से नैरो से वाइड पाथ में भी कंसंट्रेट हो सकती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द शेयर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक शेयर फ्रैक्शन फोर्स लग रही है ऑफ कॉलम ऑफ फ्लोइंग वाटर, यानी जितना कॉलम वाटर का फ्लो कर रहा है फ्रॉम दी सरफेस, कहाँ से फ्लो करेगा वो, तो वो कहाँ से फ्लो करेगा, फ्रॉम दी सरफेस। ये देखिए, बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ द कॉलम फ्लोइंग वाटर माइनर और मेजर क्वांटिटीज, यहाँ पे किस क्वांटिटीज़ में है, या तो माइनर होगा या तो मेजर क्वांटिटीज़ में होगा मटेरियल्स की, सरफेस से, किसके सरफेस से, ऑफ लैंड आर रिमूव्ड इन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ग्रेजुअली, तो धीरे धीरे वो जिस डायरेक्शन में जाएगा वहाँ इरोड करते जाएगा और धीरे धीरे उसको रिमूव करता हुआ जाएगा। स्मॉल एंड नैरो रिल्स विल फॉर्म, और यहाँ पे छोटे छोटे और स्मॉल एंड नैरो रिल्स फॉर्म हो सकते हैं। वैसे हो सकता है कि ऐसे जा रहा है, अलग अलग प्रकार के ऐसे 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 इसकी स्ट्रीम्स हो गई, अब हो सकता है इनके बीच में ऐसे ऐसे हो जाए, अब फिर बाद में जाके ये सारे ऐसे फिर आपस में फिर से बीच में पानी मिल जाए, तो ऐसे रिल्स बनाएगा। एंड दीज रिल विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गलीज, और ये रिल्स धीरे धीरे वाइड गलीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये जो गलीज हैं ये फिर डीपन होंगी, वाइडन होंगी, लेंदन होंगी, और फिर एक दूसरे में जा करके यूनाइट कर जाएंगी, जिससे एक नेटवर्क बनेगा किसका, वैली का। यानी सब मिलके फिर एक ही होने हैं, उनको ऐसे जाएगी, अब ये रिल बनी, गली बनी, जो भी बनी, फिर ऐसे सब जाके फिर ऐसे मिल जाएंगे, वाइड वैलीज बनाते हैं। फिर यहाँ पे नेटवर्क ऑफ वैलीज बनाएंगे। इन अर्ली स्टेजेस डाउन कटिंग डोमिनेट्स, और अर्ली स्टेजेस में नीचे की तरफ आ रहा है तो डाउन कटिंग होगी, ज़्यादा डाउन कटिंग होगी। अब आप सोचिए, अगर आप किसी से कहीं से ऐसे नीचे सरक रहे हैं तो आपको प्रेशर कहाँ फील होगा, अपने बैक के ऊपर फील होगा। जब आपको अपने बैक के ऊपर ज़्यादा फील होगा तो आप उस लैंड के ऊपर, तो ऐसे देखिए ग्रेविटी हमेशा, अब ऐसे ये है, ठीक, अब मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये हिल है, अब हिल हो गई आपकी, तो ये क्या हो गया, यहाँ से साइंस भी समझा करिए, फिजिक्स भी समझा करिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो अब जैसे ये पानी यहाँ से इससे ऐसे बह रहा है, लेकिन ग्रेविटी ऐसे लगती है, कभी ग्रेविटी आपने सुना है कि ग्रेविटी ऐसे टेढ़ी टेढ़ी तो लगेगी नहीं, ग्रेविटी हर जगह कैसी लगेगी, ऐसे लगेगी, एकदम सीधी सीधी लगेगी, अब परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ऐसे जब ग्रेविटी लगती है तो ये पानी को इधर खींचेगी या पानी को इधर खींचेगी, पानी को हमेशा ये इस डायरेक्शन में खींचेगी, ना कि इस डायरेक्शन में। ग्रेविटी कभी स्लोप की तरफ पानी को नहीं खींचती, ग्रेविटी हमेशा अपनी तरफ पानी को खींचती है। एंड दैट्स अ रीज़न वाई यहाँ पर जो डाउन कटिंग होगी तो फोर्स पानी का इस तरफ हो रहा है, मतलब वो रॉक की तरफ हो रहा है। मतलब जब पानी रगड़ेगा, पानी जाने की कोशिश किसके करेगा, रॉक के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे पानी देखिए, ये देखिए, ये जो पानी है आपका, हियर यू कैन सी कि पानी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं ऐसे जाके डायरेक्ट यहीं से मिल जाऊं, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे है रॉक भाई साहब, कहते हैं तुम्हारी हिम्मत हो तो हमें फाड़ के दिखाओ। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग ग्रेविटी से चिपके हुए हैं, लेकिन अब ज़मीन पे खड़े हो तो ज़मीन फाड़ के अंदर थोड़ी घुस जाते हैं। कैसे घुस जाएंगे, क्योंकि अभी ग्रेविटी में उतनी ताकत नहीं है कि इतनी तेज हमको खींचे कि हम धरती फाड़, धरती का सीना चीर के आएंगे। तो ऐसा होता है ना, करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर के आएंगे, तो कहेंगे पहले उतनी ग्रेविटी है तो दे दो, तभी तो सीना चीर के आएंगे। तो फिर ये क्या कहते हैं, फिर ये सस्ता वाला रास्ता लेते हैं। ये सस्ता वाला रास्ता तो इधर इधर को आएंगे, लेकिन फोर्स इनकी इधर इधर नीचे नीचे को लग रही है, तो ये नीचे डाउन कटिंग करेंगे, डाउन कटिंग करेंगे, डाउन कटिंग करेंगे, और ये सरफेस हार्ड होती है। फिर जब ये ज़मीन पे आ जाते हैं, अब ज़मीन में थोड़ा बहुत तो गहरी तो होगी ही। अब आप कहीं पे अगर पानी डाल रहे हैं तो गहरा उसमें होता नहीं है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसी के साथ साथ वो साइड साइड में भी ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। अब ये बताइए, ज़मीन काट के नीचे जाना, बेड काट के नीचे जाना ज़्यादा आसान है, या फिर यहाँ पर उसको साइड काटना ज़्यादा आसान होगा नदी को। अब नदी कहीं पे ऐसे प्लेन एरिया में जा रही है, उसके आसपास कुछ नहीं है, बस मिट्टी है, ऐसी पतली पतली मिट्टी जो कि डिपॉजिट होकर बहुत सालों से है, और उसके नीचे एक बेड रॉक है। अब मान लीजिए कि जहाँ तक तो ज़मीन थी, जहाँ तक पतली ज़मीन थी, वहाँ तक नदी ने ऐसे खोद, जैसे यहाँ तक ज़मीन थी तो नदी इसके नीचे चली जाएगी। वो आपसे पूछेगी नहीं कि मैं इसको नहीं डिनडेट करूँगी, क्योंकि जो टेंडेंसी होती है ग्रेविटी की हमेशा खींचती है। तो जहाँ तक तो ग्रेविटी की हिम्मत थी, जहाँ तक औकात थी, उसने इसको खींचा और मिट्टी उट्टी तो इरोड कर दी। लेकिन फिर एक बेड ऐसा आएगा, एक बेड ऐसा आएगा, एक उसकी जो
डेप्थ है कैसी आएगी जिसके बाद सरफेसेस हार्ड हो जाएंगी और उतनी ग्रेविटी जितनी लग रही है वो और नीचे उसको ले जाने में आप कैपेबल नहीं है। जैसे कि आपको धरती कैपेबल नहीं है अंदर ले जाने में, कि आप धरती का सीरन चीर के अंदर घुस नहीं जा रहे हैं, बस उसी प्रकार से। तो अब क्या फ़ायदा, अब उसकी पावर किधर को जाएगी, अब वो कहेगा भैया इधर नहीं जा रहे हैं, अब हम ऐसे एक्सपैंड करेंगे, लो मिट्टी उट्टी हो तुमको तो हम यूँ निपटा देंगे, तो मिट्टी को ऐसे डिनंडेट करना शुरू कर देता है साइड साइड में। तो यही चीज़ें हैं। अब इससे अच्छा जो है आप और कहीं से समझ नहीं सकते, क्योंकि यही एक अच्छा तरीका है जिससे आपको समझ में आए कि क्यों वैलीज़ में होता है और ऐसे होता है। अब जो फिजिक्स है वही मैंने आपको बता दी है, अब इसके अलावा कुछ और तो हो नहीं सकता कि हाँ भैया एक ऐसे बंदर है, बंदर बैठा था ऐसे डंडी घुमाया है और डंडी घुमाया तो वहाँ गड्ढा हो गया और फिर नीचे आए तो एक सांड बैठा हुआ था और एक जो है और भालू बैठे हुए थे। सबने कहा भैया पानी पानी, उधर से मत जाना इधर से आना, हमको प्यास लगी है। तो उनको देख के पानी मुड़ गया उनको पीने के लिए। तो ऐसा होता नहीं है। These rills will gradually develop into long and wide gullies, और ये वाइडन करेंगी, यूनाइट कर जाएंगी। इन द अर्ली स्टेजेस ग्राउंड कटिंग डोमिनेट ड्यूरिंग द इरेगुलरिटीज सच एज वाटरफॉल, यहाँ पे वाटरफॉल देखने को मिलेगा। कास्केड विल बी रिमूव्ड इन द मिडिल स्टेजेस। अब मिडिल स्टेजेस में क्या होगा, स्ट्रीम्स कट दियर बेड्स स्लोअर, जो स्ट्रीम्स हैं अपनी बेड्स को धीरे धीरे काटेंगी। एंड लेटरल इरोजन ऑफ द वाइड वैलीज बिकम सीवियर, लेटरल इरोजन ज़्यादा होने लगेगा, इरोजन ज़्यादा होने लगेगा। ग्रेजुअली वाइड वैली साइड्स आर रिड्यूस टू लोअर एंड लोअर स्लोप्स। तो अब धीरे धीरे इरोजन भी होगा तो आपकी लोअर और लोअर स्लोप्स होने लगेंगी आपकी वैलीज की। द डिवाइड बिटवीन ड्रेनेज बेसिन्स आर लाइक वाइज लोअर्ड अंटिल दे आर almost completely flattened, leaving finally a lowland or faint relief with some low resistance remnant called monadnocks। तो मोनैडनॉक्स फिर बाद में इतना ज़्यादा इरोजन हो जाएगा कि ऐसे फ्लैटेंड हो जाएंगी, जिनको फिर लो रेजिस्टेंस रिमेंट वहाँ पे बनेंगे, ऐसे रिमिनेंट बनेंगे जो कि रेजिस्टेंस कम है जिसके अंदर, तो उनको हम मोनैडनॉक्स के नाम से जानते हैं। स्टैंडिंग आउट हियर एंड देयर, जो कि इधर उधर हमें नज़र में आने वाले हैं। दिस टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्मिंग एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रीम इरोजन, और ये इस टाइप का फ्लो जो है स्ट्रीम इरोजन की वजह से ये प्लेन फॉर्म होता है, जिसको हम पेनी प्लेन कहते हैं। एंड ऑलमोस्ट प्लेन, जो कि लगभग आपको ऑलमोस्ट प्लेन के बराबर लगने वाला है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ द स्टेजेस ऑफ लैंडस्केप डेवलपिंग इन रनिंग वाटर रिगीम्स में बी समराइज एज फॉलो। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है। यूथ की बात करते हैं, ये स्ट्रीम्स आर फ्यू ड्यूरिंग दिस स्टेज विथ पुअर इंटीग्रेशन एंड फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप्स शोइंग शैलो वी शेप्ड वैलीज। तो स्ट्रीम्स आर फ्यू ड्यूरिंग दिस स्टेज, तो यूथ में स्ट्रीम्स जो हैं कम होती हैं, पुअर इंटीग्रेशन होता है एंड फ्लो ओवर ओरिजिनल सरफेस शोइंग शैलो वी शेप्ड वैलीज। तो यहाँ पे हमें वी शेप्ड वैलीज देखने को मिल जाएंगी। तो आप वी शेप्ड वैली से आपका कौन सा क्वेश्चन आया था आप कमेंट करके बताइए। विद नो फ्लड प्लेन्स, तो यहाँ पे फ्लड प्लेन्स नहीं होंगे, और विद वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स, अगर होंगे भी तो यहाँ पे बहुत नैरो फ्लड प्लेन्स हमें देखने को मिलेंगे। कहाँ, अलोंग ट्रंक स्ट्रीम्स के पास में। तो और फिर यहाँ पे स्ट्रीम्स डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद मार्शेज स्वैम्स एंड लेक्स, और जो स्ट्रीम्स डिवाइड होंगी वो ब्रॉड होंगी, फ्लैट होंगी, और इसमें क्या क्या होंगे, मार्शेज होंगे, स्वैम्स होंगे और लेक्स देखने को मिलेंगे। मिएंडर्स प्रेजेंट डेवलप ओवर दीज ब्रॉड अपलैंड सरफेसेस, और अगर यहाँ पे मिएंडर होंगे तो डेवलप करेंगे ब्रॉड अपलैंड सरफेसेस में, इन ब्रॉड अपलैंड सर्फेसेज में। दीज मिएंडर्स में इवेंचुअली इंट्रेंच देमसेल्फ इनटू अपलैंड, और ये जो मिएंडर्स हैं ये एक अपने साथ धीरे धीरे इंट्रेंच कर लेंगे खुद को, कहाँ पे, अपलैंड्स में। और वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स में एग्जिस्ट वेयर लोकल हार्ड रॉक बॉडीज आर एक्सपोज, और वाटरफॉल्स और रैपिड्स कहाँ बनेंगे, जहाँ पे लोकल हार्ड रॉक होंगी वो एक्सपोज होंगी। मतलब ऐसे ऊपर से मिट्टी कट गई, अब बचे हैं रॉक्स, तो अब रॉक्स को काटने में तो टाइम लगता है, वहाँ पे इरोजन होने में टाइम लगता है, तो वो वाटरफॉल का फॉर्मेशन कर देगा। तो ऐसे आप धीरे, आपने बहुत बार देखा होगा रील्स वगैरह में, वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि अगर पानी ऐसे गिर रहा है तो कहीं पे ऐसी चट्टान आ जाती है, तो पानी जो ऐसे वैली पकड़ के गिर रहा था वो अब ऐसे हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, उसको ऐसे रॉक का सहारा मिल गया, तो अब ऐसे थोड़ा और आगे जाके गिरेगा। जैसे आप घर में पानी गिर रहा है, उसको पाइप लगा दीजिए, ऐसे कर दीजिए और आगे जाएगा। मैच्योर स्टेज आता है, इस स्टेज में ड्यूरिंग दिस स्टेज स्ट्रीम्स प्ले प्लेंटी विद द गुड इंटीग्रेशन,
और यहाँ पर प्लेंटी गुड इंटीग्रेशन होता है। द वैलीज आर स्टिल वी शेप्ड, लेकिन ये अभी भी वी शेप्ड होती हैं बट डीप, लेकिन अब ये डीप होना चालू हो जाती हैं। ट्रंक स्ट्रीम्स आर ब्रॉड इनफ टू हैव वाइडर फ्लड प्लेन्स, और इनकी जो ट्रंक स्ट्रीम्स होती हैं वो फिर ब्रॉड होना शुरू हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे अब वाइडर फ्लड प्लेन बनने लगे। विद इन विच स्ट्रीम्स में फ्लो इन मेंडर, अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी स्ट्रीम्स धीरे धीरे मेंडर करना शुरू कर देती है, ऐसे ऐसे जाने लगेगी, ठीक है। और विद इन द वैली द फ्लैट एंड ब्रॉड इंटर स्ट्रीम एरियाज एंड स्विम्स एंड मार्सेस ऑफ यूथ डिसअपियर। और अब यहाँ क्या होता है कि द फ्लैट एंड ब्रॉड इंटर स्ट्रीम एरियाज और स्वैम्प एंड मार्सेस ऑफ यूथ डिसअपियर, यानी जो यूथ में अब वहाँ पे हमने देखी थी वो धीरे धीरे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके लैंडफॉर्म्स अब डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। एंड स्ट्रीम्स डिवाइड्स शार्प टर्न शार्प्स, और जो स्ट्रीम डिवाइड्स हैं अब वो शार्पली टर्न होने लगते हैं। और वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स डिसअपियर, और इस जगह पे जो रैपिड्स हैं और वाटरफॉल्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। ओल्ड की बात करता हूँ, स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज ड्यूरिंग ओल्ड एज, जो इस छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं वो होती हैं ओल्ड एज में, आर फ्यू विद जेंटल ग्रेडियंट। अब यहाँ पे ग्रेडियंट जो होता है वो बहुत ही जेंटल हो जाता है, पर हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जेंटल कभी भी न्यूट्रल नहीं होगा इन द फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि अगर पानी को फ्लो करना है तो उसको ग्रेडियंट चाहिए होता है, ये हमेशा समझिएगा। स्ट्रीम्स meander फ्रीली ओवर वास्ट फ्लड प्लेन्स, बहुत बड़ा फ्लड प्लेन है और वहाँ पे स्ट्रीम्स अपने हिसाब से इधर उधर उधर इधर जा रही हैं, ना कोई रेजिस्टेंस उनको मिल रहा है, जितनी उनके अंदर पावर है उतना वो एक्सपेंड करती जाएंगी। और इसी वजह से जब पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, कब आपके फ्लड टाइम्स में आ जाते हैं, आपके रेनी सीजन में, मानसून सीजन में, तो वहाँ पे हमें फ्लड देखने को मिलता है। और वो एक्सपेंशन फिर ये नहीं देखती कि मुझे 1 किलोमीटर बहना था, मैं 2 किलोमीटर कैसे पहुंच गई, फिर नदियां जो हैं वो बहती बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो यही चीज़ है कि जितना उसके अंदर पावर रहती है वो बढ़ती है, फिर एक्सपेंशन उसमें होता है, और सो दैट डज इट कॉज फ्लड। डिवाइड्स आर ब्रॉड, अब यहाँ पे जो डिवाइड्स होंगी वो ब्रॉड होंगी और फ्लैट होंगी। अब यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेशन होगी, लेक्स, स्वैम्प्स एंड मार्सेस। मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप इज एट और स्लाइटली अबव सी लेवल, और ये जो है एट होंगे या फिर कुछ ऊपर होंगे सी लेवल पे के, ठीक। इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म क्या होती हैं, एक वैली आती है, अब यहाँ से आपके पास वी सेड वैली गॉर्ज, तो फिजॉर्ड भी आया था जो कि आपके डायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन में आया था, तो इसके बारे में भी आप देखेंगे कि मेंस के भी क्वेश्चन आपके इन्हीं सबसे आ रहे हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म क्या होती है, सबसे बड़ी बात पहली इसमें बात आती है वैली। तो वैली स्टार्ट एट ए स्मॉल एंड नैरो रिल, तो जो वैली है शुरुआत कहाँ से होती है, अब किसी वैली में कहीं से ऐसे पानी आ रहा है, अब वो पानी आएगा तो उस वैली में एक छोटा सा रिल बनाता है, रिल मतलब ऐसे पतली पतली धारा बनाएगी, और द रिल विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गलीज। अब वो रिल ऐसी आई और वो आगे बढ़ते 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 थोड़ा थोड़ा इरोड करते करते वो गलीज का फॉर्मेशन करेगी, और फिर वो गलीज वो उसमें गड्ढा होता रहेगा, डीपन करती रह जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई साहब मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब ऐसे स्लोप ग्रेडियंट होगा तो वहाँ पे नीचे की तरफ इरोजन होगा तो डीपन होगी, वाइडन होगी, और फिर ये लंदन भी होगी, एंड गिव राइज टू वैलीज, और फिर धीरे धीरे ऐसी चौड़ी चौड़ी हो जाती हैं कि अब जैसे किसी पहाड़ के ऊपर ऐसे बहुत मोटी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर से पानी गया चलता 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 चलता, बहुत मिलियन सालों में ये चीज़ें होती हैं, हज़ारों सालों में होती हैं, अब फिर उसको काटता काटता छोटा पतली धार बनी, उसको काटता काटता फिर एक ऐसा टाइम आया ना कि दूसरी पहाड़ी को इसने काट ही दिया और बना दी वैली, और राइज ऑफ वैली हो गया। डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन एंड शेप, अब डिपेंड करता है किस पर, डायमेंशन पर या शेप पर। मेनी टाइप्स ऑफ वैलीज, जैसे कि कहीं पे वी शेप वैली बनाई है, कहीं पे गॉर्ज बनाया है, कहीं पे कैनियन बनाया है, और ये रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं। अब गॉर्ज क्या होती है, गॉर्ज इज अ डीप वैली, एक गॉर्ज होता है डीप वैली है विद स्टीप टू स्ट्रेट साइड, जिसकी साइड्स जो होंगी स्टीप होंगी या फिर ऐसे एकदम स्ट्रेट होंगी। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे वैली है, यहाँ से पानी जा रहा है तो इसके पास ऐसे स्ट्रेट होंगी, एकदम डीप होंगी, मतलब ऐसे ऐसे कुछ आपको स्ट्रेट नज़र में आएंगी, यानी स्टीप होंगी, बहुत ज़्यादा स्टीप, ऐसे
बहुत ढलान इसमें देखने को मिलेगी। ऐसे ये ढलान का मतलब क्या है कि स्टीपर का मतलब है जितना ज़्यादा ऐसे एंगल हो, जितना 90 डिग्री के क्लोज होगा उतना स्टीप कहेंगे, 90 डिग्री हो गया तो एकदम स्टीप हो गया। अब फिर इसको आप कह दीजिए भैया 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, अरे यार ज़्यादा करोगे तो इस साइड स्लोप नहीं हो जाएगा, ये इस साइड को जाएगी ना, तो फिर ऐसे होगा, तो इसको ऐसे किसी दिन ग्रेविटी खींच लेगी तो गिर जाएगा, तो ऐसे होगा 90, और फिर या फिर ऐसे 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 जाएगा, जितना इधर जाएगा, जितना जीरो की तरफ जाएगा उतना क्या होने लगेगा, हमारा ग्रेडियंट का जो स्लोप है उतना कम होता जाएगा, और जितना ऊपर गया उतना स्लोप कम हुआ, उतना स्लोप जो है वो ज़्यादा हुआ। फिर अब क्या बात यहाँ पे आती है, स्ट्रेट साइड्स एंड अ कैनियन, और जो कैनियन होता है वो क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड्स। तो यहाँ पे जो स्टीप होती हैं साइड्स तो ऐसे स्टीप होंगी लेकिन स्टेप लाइक होती हैं, यहाँ पे इसके पास में ये स्टेप स्टेप जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो फिगर देखेंगे तो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन ऐसे भी मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप दोबारा समझ सके, पढ़ सके, एक एक लाइन पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। एंड अ कैनियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक स्लोप्स। तो यहाँ पे स्लोप जो है स्टेप लाइक हैं, एंड मे बी एज डीप एज गॉर्ज, और ये भी गॉर्ज जितने ही डीप हो सकते हैं। अ गॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट इट टॉप एज वेल एज बॉटम। एक गॉर्ज जो होता है वो जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पर भी होगा, तो यही चीज़ कह रहा है। और अगर ये कहता कि यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है तो ये ऐसे हो जाता, और ऐसे हो जाता तो ये कम स्टीप होता, तो कम स्टीप होता तो ये गॉर्ज नहीं होता, तो ये गॉर्ज है। क्यों? क्योंकि ये स्टीपर है। अब मान लीजिए जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, और ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से जितना हम 90 डिग्री पे जाएंगे तो ये 90 डिग्री पे जाएंगे, तो यहाँ पे स्टीपर ज़्यादा कौन होगा, स्टीपर ज़्यादा ये होगा, कम स्टीपर ये होगा। तो यहाँ पे तो हमारी ये जो फिलॉसफी है ये बैठ ही नहीं रही है कि जो है ये गॉर्ज होगा ही नहीं क्योंकि स्टीप कम है। और जब ये जितना 90 डिग्री के पास होगा तो इनके बीच का जो ये देखिए जैसे ये है और ये है, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस ऊपर से बराबर है, यहाँ पे भी मान लीजिए बराबर, ये हो गया, ये बराबर हो गया, लेकिन इसका तो नीचे इतना ही है। फिर लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इसका जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी इंक्रीज करता जा रहा है, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बराबर ऊपर नहीं हुए तो ये गॉर्ज नहीं होंगे। तो वही चीज़ ये बता रहा है, गॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन इट विड्थ एट इट्स टॉप। अपने टॉप पर उसकी विड्थ बराबर होती है और इसके नीचे भी उतनी ही होती है। इन कॉन्ट्रास्ट ए कैनियर इज वाइडर एट इट्स टॉप देन इट्स बॉटम। और जो कैनियन होता है वो थोड़ा ज़्यादा स्टीप होता है। और स्टीप कैसे होगा, और इसमें स्टेप भी बता रहा है, तो यानी ये ऐसे स्लोप हुआ, ऐसे स्टेप बना, ऐसे स्लोप बना, ऐसे स्टेप बना, फिर यहाँ से ऐसे स्लोप बना, स्टेप बना, स्लोप बना, स्टेप बना। तो जब ये स्टेप बना के इधर को जा रहा है, जब स्टेप बनाएगा ये, तो ये तो जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बढ़ गई ना। तो यही चीज़ कह रहा है कि यहाँ से वाइडर हमें देखने को मिलेगा। फिर इनफैक्ट अ कैनियन इज अ वेरिएंट ऑफ गॉर्ज। तो कैनियन भी एक टाइप का आपका गॉर्ज ही है। तो सब कुछ मिला के चीज़ें वही हैं, बस इसको थोड़ा सा ऐसे बता दिया गया है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे दिख रहा है तो ऐसे है, वैसे वैसे दिख रहा है तो वैसे है, बाकी सब वैसे ऐसे ही होता है। वैली टाइप्स डिपेंड अपॉन द टाइप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक। अब वैली टाइप का डिपेंड करता है कि कौन सी रॉक की स्ट्रक्चर है, किस टाइप की स्ट्रक्चर है। हो सकता है उसको कहीं पर रेजिस्टेंट रॉक मिल जाए तो इरोजन ज़्यादा हो जाए, कहीं पे फिर ऐसी रॉक मिल जाए जो कि कम रेजिस्टेंस है, तो अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो इरोजन होगा कि नहीं होगा। अगर आप किसी को जा रहे हैं, किसी को ऐसे मार रहे हैं, बहुत मजबूत आदमी है, आपके मुक्के मारने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो भाई फिर आपको रसी देगा तो आप जो है चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे किसी को मार रहे हैं जिसको एक मुक्का मार दें वो गिर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस कम है उसके अंदर, तो जो ज़्यादा मजबूत होगी रॉक वो जल्दी इरोड नहीं होगी, और जो कम मजबूत होगी वो इरोड हो जाएगी। तो यही कह रहा है। एग्जाम्पल के लिए कैनियन कॉमनली फॉर्म इन द हॉरिजॉन्टल एडेड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड गॉर्ज फॉर्म इन हार्ड रॉक्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपके कैनियन होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं, कॉमनली फॉर्म इन द हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक, जो कि हॉरिजॉन्टली बेडेड हैं, हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। एंड गॉर्जेस कहाँ होते हैं, गॉर्जेस आपके हार्ड रॉक में देखने को मिलेंगे। ठीक, पॉट होल्स की बात करते हैं और प्लंजेस एंड पोल्स की बात करते हैं। अब ओवर रॉकी बेड्स, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रॉकी बेड्स की बात हो रही है ऑफ हिल स्ट्रीम्स। कहाँ पर, हिल स्ट्रीम्स में, यानी जो स्ट्रीम्स में जो हिल्स हैं, जो यहाँ पर स्ट्रीम्स हैं, तो मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशंस कॉल्ड पॉट होल्स, यानी लगभग वो सर्कुलर डिप्रेशंस होती हैं। फॉर्म किस वजह से फॉर्म होती हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रीम इरोजन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम आ रही है वो इरोड कर रही है, एडेड बाई, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या है, प्लस एडेड बाई अब्रेजन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट। और यहाँ पे रॉक फ्रेगमेंट का अब्रेजन भी हो रहा है। अब्रेजन क्या है,
प्लगिंग हो जाती है आपकी। जैसे कोई रॉक है उसको तेज़ी से आप ऐसे, अब मान लीजिए आपने एक आइसक्रीम खरीदी और लेके आए, आप उसको चाकू से ऐसे मारे कट गई, क्योंकि हाथ से मारेंगे तो कट नहीं पाएगी। और या फिर आप जो है उसको, अब वो वाली क्या क्या कहते हैं उसको, तो अरे उसका नाम नहीं आ रहा है मुझको, स्मूदी। तो स्मूदी वाली आइसक्रीम ली है और ये ऐसे स्मूदी इसके ऊपर लगी है, अब इसके ऊपर आइसक्रीम है और उसको ऐसे मारेंगे, ऐसे उंगली से मार दीजिए तो वो जो है ऐसा ना हो तो पूरा गिर जाए, पूरा भी गिर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसको ऐसे पकड़िए, ऐसे मार दीजिएगा तो ऊपर वाली जब आइसक्रीम नीचे गिर जाएगी तो उसे हम कहेंगे कि ऐसे टूट के गिर गई, प्लक हो गई, और वो एब्रेजन हो गया उसका उस सरफेस पे। ठीक है, यही चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे वो एब्रेजन हो जाता है। वंस ए स्मॉल, अब यहीं पे देखिए ये हमें बता रहा है क्या है ये गॉर्ज है। अब यहाँ पे गॉर्ज है, ये गॉर्ज देखिए आप तो गॉर्ज है कहाँ का है ये, वैली ऑफ कावेरी रिवर, हमारी जो कावेरी रिवर है उनके पास है। नियर कहाँ, होगेनेकल, धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में ये हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भैया ये कैसे बने हुए हैं, एकदम ऐसे स्टीप है, स्टीप बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस आपको बराबर मिलेगी। कहेंगे भाई ये बिचुआ में तो कम है, अरे यार इतना नहीं होता है, वैसे पूरा कोई ऐसे थोड़ी काट रहा है कि ऐसे ऐसे कटेगा ही, लेकिन इसको एज अ रेफरेंस आप लीजिए ना। तो अब आप कहेंगे अरे यहाँ तो थोड़ा तो कम डिस्टेंस है, गलत बताए थे तुम। हम नहीं भैया, ये ज्योग्राफी है, यहाँ पे सब गलत ही होता है आपके दिमाग, आपके हिसाब से गलत ही होगा सब, उसके हिसाब तो सब सही होता है। क्योंकि अगर इंसानों के हिसाब से अगर सब सही होता तो अपना लगा लगा करके गलत करने की कोशिश करते, और इंसानों ने जो किया है वो गलत ही किया है, अपने आप को सही समझ के कि हम ये रिवोल्यूशन, हम ये टेक्नोलॉजी, हम ये चीज़ ला रहे हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। और बाद में क्या होता है, न पृथ्वी के लिए सस्टेनेबल होती है ना हमारे लिए, और तुम चिल्लाओ फिर हाय हाय करके। तो यहाँ पर ये ऐसी हो गई। ठीक, आगे आइए, यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, द एंट्रेंस्ड मिएंडर, यहाँ पे एक मिएंडर है किसका, लूप, मिएंडर लूप बना रहा है कोलोराडो यूएसए, जिसमें शोइंग स्टीप लाइक साइड स्लोप्स एंड इट्स वैली टिपिकल ऑफ अ कैनियन। फिर यहाँ पे आएंगे, ऐसे वैली काट रही है, काटेगी 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 काटेगी, फिर ऐसे ऐसे मिएंडर बनाए, मिएंडर बना के ऐसे भाग जा रही है। तो ये बहुत अच्छा मिएंडर बना, लेकिन इसी के साथ साथ में आप क्या देख रहे हैं कि स्टेप लाइक यहाँ पे हो रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। ये ऐसे काटी काटी काट के ऐसे ऐसे बना रही है। तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। सो अगर एक एक चीज़ आप जो है देख देख के पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। शैलो डिप्रेशन फॉर्म होते हैं, पेबल्स एंड बोल्डर्स गेट कलेक्टेड इन दो डिप्रेशन, और इसके जो डिप्रेशन होते हैं वहाँ छोटे छोटे जो बोल्डर्स हैं वो जाके यहाँ पे जम जाते हैं। तो अब चलिए इसको हम जो है यहाँ तक ख़त्म कर लेते हैं, फिर अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। डिप्रेशन एंड गेट रोटेटेड बाय फ्लोइंग वाटर, और फ्लोइंग वाटर से वो रोटेट हो जाती हैं। द डिप्रेशन ग्रो इन डायमेंशन, जो डिप्रेशंस हैं वो डायमेंशंस में ग्रो करती हैं। अ सीरीज ऑफ सच डिप्रेशंस इवेंचुअली ज्वाइन एंड स्ट्रीम वैली गेट डीपेंड, और फिर इसकी एक सीरीज बन जाती है और इसी हिसाब से क्या होगी, वैली आपकी डीपेंड हो जाएगी। वाटरफॉल ऑल्सो लार्ज पॉट होल्स क्वाइट डीप एंड वाइड फॉर्म बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पे वाटरफॉल्स बन जाएंगे, लार्ज पॉट होल्स और क्वाइट डीप एंड वाइड वैलीज देखने को मिल जाती हैं। फॉर्म बिकॉज ऑफ शेयर इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा है, इम्पैक्ट ऑफ वाटर एंड रोटेशन ऑफ बाउल्डर। अब जब पानी भी है और पानी के साथ यहाँ पे बाउल्डर भी है, एक तो बाउल्डर को किसका सपोर्ट मिल रहा है, अगर आप ऐसे आसमान से एक पत्थर गिरा दो, आसमान से पत्थर गिराओ किसी के ऊपर तो चोट तो उसको लगेगी ही। अब वही वैली से पत्थर आ रहा है तो वो पत्थर ही बहुत ज़्यादा अपने आप में एक पावरफुल चीज़ होती है, जो आके किसी को हिट करेगी तो किसी को भी रोड करेगी, किसी को भी वहाँ पे डिनडेट करेगी। और पत्थर के साथ पानी भी है, तो अब पत्थर के साथ पानी मिल करके वहीं पे अंदर ऐसे रोटेशन हो रहा है। अब उसी के साथ वो रगड़ रहा है, पानी भी लेके आ रहा है, पानी भी थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन कर रही है, इरोजन करते जा रही है, सॉफ्ट करती जा रही है। अब यहाँ से खूब देर तक पानी चली, सालों तक आप कहीं पे पानी रगड़ते रहिए आप ज़मीन में, और वहाँ पे देखेंगे कैसे पानी रगड़ते 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 वो सरफेस क्या होगी, सॉफ्ट हो जाएगी, वहाँ के पोर्स के अंदर पानी घुसने लगेगा। जैसे ही वो सॉफ्ट होगी और ऊपर से आके कोई आप ऐसे ऐसे हल्की सी ऐसे रगड़ देंगे, हो जाएगा। तो ऐसे पानी तो पहले से ही चल रही है, फिर उसके पीछे वो बढ़िया से नीचे नीचे अपना थोड़ा थोड़ा इरोजन करते जा रही है। फिर बड़े बड़े उसके साथ बाउल्डर्स भी आ रहे हैं, बड़े बड़े, अब वो बाउल्डर्स भी उसके साथ चल रहे हैं, ऐसे रोटेशन कर रहे हैं, और वो भी फिर इसको रगड़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर इम्पैक्ट पड़ेगा, वाटर एंड रोटेशन ऑफ, यानी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा
किसकी वजह से, पानी की वजह से, और उसी के साथ जो बाउल्डर्स वगैरह हैं उसमें, और सच लार्ज एंड डीप होल्स एट द बेस ऑफ वाटरफॉल और कॉल्ड प्लंज पूल। तो वाटरफॉल का जो बेस होगा वहाँ पर डीप होल्स हमें देखने को मिल जाएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लंज पूल्स कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे।